हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बार जल्दी से चैट के अंदर बता दो, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या सब आ चुके हैं बेटा क्लास के अंदर? क्या सब लोग क्लास के अंदर आ चुके हैं दोस्तों? जल्दी बताओ। क्या सब लोग क्लास के अंदर आ चुके हैं? हाँ जी। आ गए? आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए तो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। हाउ आर यू ऑल? कैसी चल रही है जीवन? कैसी चल रही है जिंदगी? जरा एक बार चैट के अंदर बता देंगे भाइयों बहनों। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? भैया सब बढ़िया है। कल का रिवाइज करके आए हो या बिना रिवाइज करे आ गए? पहले ये बताओ मुझे। हाँ, रिवाइज करा है? करा है, करा है। बहुत बढ़िया। नहीं करा भी आ गए? बेटा पढ़ते क्यों नहीं हो यार? पढ़ लिया करो यार, कभी कभार तो पढ़ लिया करो। क्यों मेरे से मार खाना चाहते हो तुम? हाँ, डिजिटल थप्पड़ पड़ेगा, डिजिटल थप्पड़। अच्छा ये बताओ, तुम लोग कब पढ़ते हो? मुझे एक बात बताओ, तुम लोग कब पढ़ते हो? किस टाइम पे पढ़ते हो? पढ़ते भी हो? नहीं पढ़ते? पढ़ते तो होगे, कब पढ़ते हो बताओ? हम्म? बताओ, कब पढ़ रहे हो? हाँ, कब पढ़ते हो ये पूछा है मैंने। भैया, पढ़ाई होती है सोने के बाद और उठने से पहले। पढ़ाई करो ना तो। एक एक मिनट, क्या बोला? सोने के बाद और उठने से पहले? अबे सोने के बाद और उठने से पहले? वाह वाह भाई वाह, क्या बात है! कितना आईक्यू है इन लोगों के पास! ओ माय गॉड! चलो गाइस, आगे चलते हैं। कल की कहानी। मैंने तुम्हें एक काम दिया था करने के लिए, क्या वो काम तुम लोगों ने करा? क्या वो काम तुम लोगों ने करा? जल्दी बताओ। मैंने तुम्हें बोला था कि इस डायग्राम को ढंग से पढ़ के आना, सारी चीजों को रिवाइज करके आना। क्या ऑनेस्टली तुम लोगों ने करा, या फिर तुम मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हो कि हाँ भैया पढ़ा है बट तुमने नहीं पढ़ा? बताओ, बताओ बताओ। पढ़ा है? पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है। बहुत बढ़िया। और भाई, करा है। चलो, बहुत सही। ठीक है, ठीक है, पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था यार जो कि मुझे तुम्हें कराना भी था। एक क्वेश्चन था जो कि मुझे तुम्हें कराना भी था, है ना? ये वाला एक क्वेश्चन था जो कि मुझे कराना था। पर ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का एक ही पार्ट हमें मिल पाया। मुझे एक क्वेश्चन तुम्हें आज कराना है जो कि ये है। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करो, ये बड़ा अच्छा सवाल है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसको थोड़ा एनालाइज करो करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसमें क्या बोला है? स्टडी द ग्राफ बिलो दैट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम while an athlete is running at the full speed। ठीक है? यानी एक ग्राफ है जो कि ये बताएगा, इस ग्राफ को अभी मैं जूम कर लेता हूं। ये ग्राफ बता रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है टाइम के साथ। ठीक है? चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लॉट्स, जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखते हैं। देखो, पहले रेड वाले ग्राफ पे फोकस करो, रेड वाले ग्राफ पे फोकस करो। जैसे टाइम बढ़ता गया तो क्या हुआ? एनर्जी सप्लाइड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और एक समय पे आकर एनर्जी सप्लाइड बराबर हो गई। एक समय पे आके एनर्जी सप्लाइड बराबर हो गई, यानी मैक्सिमम एनर्जी सप्लाई हो गई। इससे ज्यादा एनर्जी अब नहीं हो पाई। अगर मैं दूसरे केस को देखूं तो एनर्जी सप्लाई देखो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, लेकिन फिर एनर्जी सप्लाई घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई। तो एक प्लॉट ए है, ये रेड वाला, और एक प्लॉट बी है। ठीक है? अब ऑप्शंस देखते हैं आज। क्या बोल रहा है? प्लॉट ए एरोबिक, प्लॉट बी एनएरोबिक।
पहले मुझे आप बताओ इनमें से कौन सा आपको एरोबिक रेस्पिरेशन लग रहा है, कौन सा एनएरोबिक लग रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बिल्कुल होती है। तो वो जो ए वाला ग्राफ है जिसमें कि ऊपर गया और फिर कांस्टेंट है, क्या वो एरोबिक है या नहीं है, बिल्कुल एरोबिक है। लेकिन उस ग्राफ में जिसमें कि ग्राफ ऊपर गया और फिर नीचे आया, क्या वो एन एरोबिक है या नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि देखो ना इसमें एनर्जी फिर ड्रॉप होने लग गई, देखो एनर्जी ऊपर गई फिर एनर्जी ड्रॉप होने लग गई, यानी जो प्लॉट बी है ये कैसा है, ये एन एरोबिक है। ठीक है, तो प्लॉट ए जो है वो एरोबिक है, प्लॉट बी जो है वो एन एरोबिक है। अब इसका रीजन देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो एंड इनकंसिस्टेंट इन द एरोबिक, नहीं, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन द एरोबिक, हाँ ये। तो ये जो बी ऑप्शन है, क्या तुम्हें बी ऑप्शन सही लग रहा है बेटा या नहीं लग रहा है, जल्दी बताओ चैट के अंदर, क्या बी ऑप्शन तुम्हें सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, एक बार देख लो, रीड कर लो, क्या तुम्हें ऑप्शन सही लग रहा है नहीं लग रहा है, ये वाला। लग रहा है, समझ गए। ये पता है बेटा वो क्वेश्चंस हैं जो कि तुम्हें क्लास में कभी नहीं कराए जाने वाले, तुम्हें स्कूल के अंदर बहुत सारे, अगर तुम ऑनलाइन कहीं पे और ज्वाइंट होगे या फिर तुम किसी ट्यूशन वूशन में भी जा रहे होगे ना, वहां पर भी ये वाले सवाल नहीं कराए जाते, रियलिटी है। ठीक है, और मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी रियलिटी बताता हूँ, आजकल सीबीएसई क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा कर पूछ रहा है, और वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम आरएम बैच को पढ़ रहे हो ना, मुझसे तुम अगर ढंग से पढ़ रहे हो, जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उतने तुम कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बोलता हूं कि तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करने की फिर जरूरत भी नहीं है। हाँ, तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लिखना आना चाहिए तुम्हें आंसर को, वो तुम्हारा काम है। लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैं सारे करा देता हूं क्लासेस के अंदर, और जो तुम्हें मैं एसीपी देता हूं उसके अंदर। ठीक है, चलो। द कैरेक्टरिस्टिक द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस इज ऑब्जर्व्ड इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, लिमिटेड ऑक्सीजन होता है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बेटा रिलीज होती थी, सोचो, क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी, बिल्कुल होती थी। क्या एनर्जी रिलीज होती थी, बिल्कुल होती थी। क्या लैक्टिक एसिड बनता था, बिल्कुल बनता था। तो आंसर क्या आया, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं वापस से इस पूरे प्रोसेस की तरफ, जो कि मैंने तुम्हें कल वैसे तो समझा दिया था, एंड मैंने तुम्हें बोला था इस डायग्राम की प्रैक्टिस करके आना, एक बार थोड़ा सा लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, और वैसे मैं तुम्हें इन सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में आज मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आई होप ये आपने सारा का सारा पढ़ लिया होगा, जो कि मैंने कल आपको ये प्रोसेस बताया था। इतना पढ़ाए, नहीं पढ़ाए तो एक एक करके डेफिनेशंस को वापस से देख लेते हैं, आ जाओ। स्टार्ट कहां से होता है बेटा, स्टार्ट होती है पूरी कहानी नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल यानी ये आपकी नाक है ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ की नॉस्ट्रिल। फिर हवा जाती है कहां पे, नेजल पैसेज में। कहां जाती है, नेजल पैसेज, अंदर जो है नाक के अंदर, उसको हम नेजल पैसेज बोलते हैं। अच्छा, नेजल पैसेज के अंदर ना हेयर्स होते हैं। क्यों होते हैं हेयर्स, क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं तो बहुत सारी डस्ट भी होती है जो कि हम कभी कभार अंदर ले लेते हैं, तो वो डस्ट यहीं रुक जाती है, कहां रुक जाती है, यहीं रुक जाती है। ठीक है, तो एयर पासिंग थ्रू नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर, जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उनसे वो फिल्टर हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, आपकी हेयर फिल्टर हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पीएल, यानी फेरिंग्स और लैरिंग्स, बताया था फेरिंग्स लैरिंग्स। फेरिंग्स क्या करता है बेटा, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहां पर होता है एक कॉमन जगह होती है जहां पे एयर भी जाती है, फूड भी जाता है। ठीक है, एयर फ्रॉम द नेजल पैसेज पासिस थ्रू द फेरिंग्स एंड मूव टुवर्ड्स द विंड पाइप, है ना। अब नीचे की तरफ जाएगा, यहां पर वॉइस बॉक्स होगा जिसको हम बोलेंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड दी वॉइस बॉक्स, क्या बोलेंगे, वॉइस बॉक्स। ठीक है भाई, ये वॉइस बॉक्स है। अब यहां से वॉइस बॉक्स से और नीचे गई तो एक क्या था, विंड पाइप, और विंड पाइप को हम क्या बोलते थे, क्या किसी को याद है, बताओ क्या बोलते थे, ट्रैकिया। मैंने उसको ट्रैक किया, मैंने उसको ट्रैक किया, यानी ट्रैकिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, एयर पैसेज। ट्रैकिया इज द विंड पाइप थ्रू विच एयर मूव्स टुवर्ड्स द लंग। और यहां पर क्या होता है, रिंग कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं, मैंने कल बताया था रिंग कार्टिलेज, है ना। क्यों होती हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज क्यों होती हैं, दीज रिंग्स प्रिवेंट द एयर पैसेज फ्रॉम कोलैप्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, ये भी कल मैंने आपको लास्ट में बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये गया नीचे, अब ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, इट विल डिवाइड इन टू पार्ट्स, है ना, जिनको हम क्या बोलते थे, जिनको हम बोलते थे ब्रोंकाई। क्या बोलते थे बेटा? ब्रोंकाई। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? ठीक है, ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई, वन एंटरिंग ईच लंग, एक लेफ्ट में गया एक राइट में गया। अब ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंक्योल्स में डिवाइड होता था, याद आया? इनसाइड द लंग ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्योल्स। ठीक है, छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो गए, जिनको हम ब्रोंक्योल्स बोल रहे हैं। अब ब्रोंक्योल के एंड पे एक क्या होता है? सैक होता है। किसका सैक होता है? एल्वोलर सैक। एल्वोलर सैक कल एग्जांपल दिया था। और उसके एंड पे एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या होता है बेटा? एल्वोलाई देखना, ब्रोंकाई फाइनली एंड्स इनटू अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वोलाई। कॉल्ड एल्वोलाई। अब जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ना बेटा, वो कहां हो रहा है? वो एल्वोलाई पे हो रहा है। वो कहां हो रहा है? वो एल्वोलाई पे हो रहा है। एक छोटे से डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखना बेटा, मान लो ये है आपका एल्वोलाई, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। यार मेरी ड्राइंग इतनी खतरनाक क्यों है यार? मेरी ड्राइंग इतनी खतरनाक क्यों है? मैं कभी कभार सोचता हूं, ठीक है यार, इससे बेटर मैं क्या ही बना लूंगा, इससे बेटर मैं क्या ही बना लूंगा। ठीक है यार, है ना? ये है बेटा हमारा एल्वोलाई। बैलून लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, बैलून लाइक। मैं बहुत मारूंगा, ढंग से पढ़ ले, है ना? क्या लिख रहे हैं? डाइजेशन? क्या डाइजेशन? डाइजेशन कहां लिखा है? क्या? ठीक है, तो देखो ये है हमारा एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या होता है ना बेटा, एल्वोलाई के अंदर होती है ब्लड वेसल। क्या होती है बेटा? ब्लड वेसल, खून की नली जो कि खून को लेकर आ रही है। ठीक है, इसके अंदर है बेटा ब्लड वेसल। इसको पिंक से बना लेते हैं। ठीक है, ये है, मान लो ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ये ब्लड वेसल है। अब यहां होगा क्या बेटा, ये जो एल्वोलाई होता है, इसके अंदर गैस आती है, मतलब जो आपने एयर ली है वो एयर आई, ऑक्सीजन इसके अंदर आई। ठीक है, अब देखना बेटा, इस ब्लड के पास थी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहां से अंदर आई ऑक्सीजन, यहां से अंदर आई ऑक्सीजन। तो होता क्या है कि वो जो ब्लड है वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से बाहर भेज देता है इधर, और ये जो ऑक्सीजन है इसको ब्लड के अंदर ले लेता है। ब्लड इसको ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेता है, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां कलेक्ट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड तुम एक्सेल कर देते हो। क्या कर देते हो? एक्सेल कर देते हो। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया एक बात बताओ, ये प्रोसेस होता कैसे है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई ब्लड से और ऑक्सीजन अंदर आ गई? क्या ये कोई चमत्कार है क्या? अरे चमत्कार नहीं है। इस चीज को समझने के लिए तुम्हें एक प्रेम कहानी समझनी पड़ेगी, एक लव स्टोरी है। ये लव स्टोरी है खून की लव स्टोरी, ब्लड की लव स्टोरी, या फिर मैं बोलूं तो ब्लड के अंदर एक चीज होती है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की प्रेम कहानी। ये था हमारा हीमोग्लोबिन, इसका प्यार था ऑक्सीजन। समझना बेटा, ये था हमारा हीमोग्लोबिन, इसका प्यार था ऑक्सीजन। अब देखो बेटा, जिससे आप प्यार करते हो जरूरी तो नहीं आपको जीवन में वो मिले या ना मिले। तो भाई जैसे तुम्हारे साथ हुआ वैसे हीमोग्लोबिन के साथ हुआ। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नहीं मिला, तो फिर कौन मिला हीमोग्लोबिन को? कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब भाई जैसे तैसे हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपना जीवन काट रहा था, लेकिन तभी क्या होता है, जब वो हीमोग्लोबिन एल्वोलाई में जाता है तो एल्वोलाई में उसको ऑक्सीजन दिख जाता है। पहला पहला प्यार ऑक्सीजन दिख गया, तो हीमोग्लोबिन ने ये सोचा कि यार अब मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि मैं ना ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेती हूँ, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको अपने से दूर भेज देती हूँ, है ना? तो हीमोग्लोबिन ने क्या करा कि अपने पहले पहले प्यार को देखा, कार्बन डाइऑक्साइड को दूर फेंक दिया और ऑक्सीजन को अपने पास बुला लिया, और ऐसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मत लिख के आना कि बिकॉज हीमोग्लोबिन का क्या है, समझ रहे हो ना बात को? ये हमें लिख के नहीं आना है उसके अंदर। हीमोग्लोबिन क्या हो गया? बैक स्क्रीन, बैक स्क्रीन कहां से आ गई? एक मिनट देना बेटा, एक मिनट। अब ठीक है क्या? दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है? हाँ, चल। हाँ, तो अब तुम्हें ये नहीं बोलना है कि अगर तुमसे कोई पूछे
कि भाई कैसे गैस एक्सचेंज होता है, तो तुम ये बोल के आ जाओ कि वो एक्चुअली ना हीमोग्लोबिन का ना प्यार है किससे, ऑक्सीजन से है, तो वो ऑक्सीजन को देखता है अपने पास बुला लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को दूर भेज देता है। ऐसा मत बोल के, है ना, फील्डिंग सेट हो जाएगी तुम्हारी मेरी दोनों की। एक्चुअली में ये तो समझाने के लिए है, बट होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। एक टर्म होती है एफिनिटी, बट उसको समझाने से पहले आपको यह समझना होगा कि ब्लड जो होता है वो क्या होता है। तो देखो बेटा, ब्लड वेसल कहां होती है? ब्लड वेसल होती है एल्वोलाई के आसपास। एल्वोलाई के आसपास होती है ब्लड वेसल, ठीक है। अब ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, है ना। ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। क्या है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक है। ये जो होता है, ये ब्लड का कलर जो रेड होता है ना, ये वो रेड देता है कलर। हीमोग्लोबिन एक्चुअली में रेड कलर देता है ब्लड को, ठीक है। गिव्स रेड कलर टू रेड ब्लड सेल, यानी ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल होता है, उस रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की ना एफिनिटी होती है। एफिनिटी यानी अगर आसान भाषा में समझो तो एफिनिटी का मतलब है कि किसका किससे चाहत है, यानी उसको कौन ज्यादा पसंद है, ऐसे समझ लो अभी के लिए, है ना, है ना, ऐसे समझ लो। एफिनिटी अगर तुम देखोगे हीमोग्लोबिन की, तो सबसे ज्यादा एफिनिटी है उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की, फिर है ऑक्सीजन की, और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो पहले ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड था, बट जैसे ही उसे ऑक्सीजन मिला, तो क्योंकि उसकी एफिनिटी यानी चाहत ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है और ब्लड को, मतलब ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेती है। बात समझ में आया? बात समझ में आई क्या? जल्दी बताओ। डन है? डन है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये है हीमोग्लोबिन। ये क्या है? ये है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी हम ब्लड के बारे में जानेंगे तो उसमें हम पढ़ भी लेंगे कि रेड ब्लड सेल वगैरह वगैरह क्या होता है। अभी के लिए इतना जान लो कि जो हीमोग्लोबिन होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड आरबीसी। आरबीसी है बेटा, आरसीबी नहीं है, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इट टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। यानी प्रोसेस क्या हो रहा है ना, अब प्रोसेस तुम्हें मैंने उस डायग्राम के माध्यम से समझा भी दिया, ये डायग्राम के माध्यम से तुम्हें समझा भी दिया कि हो क्या रहा है ना। ध्यान से देख लो बेटा, हो क्या रहा है? हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन आया, कहां पे आया? एल्वोलाई में। एल्वोलाई में क्या थी? ब्लड वेसल। ब्लड के अंदर क्या है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को देखा, ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन को देखा। हीमोग्लोबिन के पास कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी था, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को तो यहां बाहर फेंक दिया और ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लिया। प्रोसेस समझ में आया? और फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो हम एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बस, सिंपल सिंपल, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब एक सवाल आता है पेपर के अंदर, जो कि हर साल आ रहा है ऑलमोस्ट, कि एल्वोलाई इतना स्पेशल क्यों है? एल्वोलाई इतना स्पेशल क्यों? बताऊं? पता है पहली चीज, एल्वोलाई ना बहुत पतला होता है, यानी वन सेल थिक होता है, बहुत पतला, एक सेल जितनी थिकनेस होती है। अब वो चीज अच्छी क्यों है? क्योंकि एल्वोलाई जितना पतला होगा ना, इतना पतला होगा, उतना इजी गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब मान लो अगर एल्वोलाई इतना मोटा होता, तो क्या गैसेस आर पार हो पाती? नहीं हो पाती। बट एल्वोलाई इतना पतला होता है ना कि गैसेस आराम से एक्सचेंज हो जाती हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो पहली चीज, एल्वोलाई बहुत पतला होता है भाई, वन सेल्ड थिक होता है, एक सेल जितनी मोटाई होती है। दूसरा, ये जो एल्वोलाई है ना भाई, ध्यान समझना, ये एल्वोलाई के अराउंड में ब्लड वेसल होती हैं, जिससे कि गैसेस एक्सचेंज बहुत फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। ये दो रीजन है जिसकी वजह से एल्वोलाई बहुत ज्यादा स्पेशल है हम सबके लिए, ठीक है। तो यहां पे प्रोसेस देख लो, प्रोसेस देख लो। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी from release into the alveoli. The oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the vessel to be transported all the cell in the body. यानी जो खून होता है वो ऑक्सीजन को ले लेता है और पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो एल्वोलाई इतना स्पेशल क्यों है? देखो, why it is so special, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पे डबल स्टार लगा लेना। क्यों? दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। पहला तो ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया देते हैं। दे हैव थिन वॉल्स। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो वन सेल थिक होते हैं ये,
बहुत पतले होते हैं, 1 सेल थिक होते हैं, ठीक है। दे आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, है ना। ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं वो आप धीरे अभी जान जाओगे इसी चैप्टर के अंदर। दे हैव मॉइस्ट सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी उसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट यानी समझते हो ना, मॉइस्चर, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज बहुत इजी होता है। तो ये 4 रीजन है जिसकी वजह से एल्वोलाई इतना ज्यादा स्पेशल है। क्या बात समझ में आई बेटा? ये 4 रीजन समझ में आए? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी। बताओ तुम्हारा एसएसटी में कौन सा चैप्टर चल रहा है? अच्छा पता है तुम्हें, जब मैं तुम्हारी उम्र में था ना तो मुझे हिस्ट्री बड़ी पसंद थी, मतलब मुझे हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यार मैं भी दिगराज सर की हिस्ट्री की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूं। हाँ, वापस से हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दूं क्या मैं? कौन सा चैप्टर चल रहा है तुम्हारे हिस्ट्री में? कौन सा चैप्टर चल रहा है? या कोई चैप्टर हो चुका है तुम्हारा हिस्ट्री में अभी तक एसएसटी के अंदर? हाँ, कौन सा चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री के अंदर? बताओ बताओ। चैप्टर 1, चैप्टर 1, चैप्टर 1। अच्छा, रोहित लिख रहा है भैया हिस्ट्री तो मैं डिलीट कर देता हूं। अबे मैं वो क्रोम वाली हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिस्ट्री के चैप्टर की बात कर रहा हूं, बेवकूफ, नलायक। कहाँ आ गया हूं मैं पढ़ाने यार, कहाँ आ गया हूं मैं यार? तुम लोगों की चैट रीड करना बंद करूंगा अब से मैं। अब से तुम लोगों की चैट वैट रीड करना ही बंद कर दूंगा मैं। क्या हिस्ट्री तो मैं डिलीट कर देता हूं भैया। वाह, वाह। एक दिन तू खुद डिलीट हो जाएगा, एक दिन तू खुद डिलीट हो जाएगा। आ जाओ, ठीक है देखते हैं। इट टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया है। ये वही पूरा प्रोसेस है कि लंग्स में होता क्या है बेटा, लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, एल्वोलाई में जाता है, एल्वोलाई क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड में डालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से एल्वोलाई में लाता है, और एल्वोलाई से वो कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर एक्सेल कर देते हो, पूरा प्रोसेस खत्म। ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसको आप रीड कर लोगे। ध्यान, किसकी वजह से होता है? एक पिगमेंट है जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोल रहे हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहां होता है? ब्लड में। ब्लड में कहां होता है? रेड ब्लड सेल में। जो खून का रंग रेड होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फैक्ट देख लेते हैं, एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। फैक्ट ये है, द बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। यानी जो रेड ब्लड सेल होता है ना, उसका जो शेप होती है वो शेप होती है बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव शेप होती है उसकी कुछ इस प्रकार से, ये होती है बाइकॉन्केव शेप। ठीक है, कुछ इस प्रकार से उसकी शेप होती है जिसकी वजह से सरफेस एरिया ज्यादा होता है और गैसेस एक्सचेंज बहुत फास्ट होती हैं। ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया मैंने, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, समझ गए? समझ गए, बाइकॉन्केव शेप होती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ हीमोग्लोबिन विल लीड टू वीकनेस। क्या लगता है आपको, अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया तो क्या उससे वीकनेस होगी? बिल्कुल होगी, यस होगी। क्यों? क्यों होगी भैया? अब सोचो, दिमाग लगाओ। अब ये सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं लिखी, बट यहां अपना भेजा लगाओ। सोचो कि भैया अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हुआ तो यानी, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना, ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा। और अगर ये प्रोसेस स्लो हो गया तो ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा, और अगर ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी में एनर्जी कम होगी ना यार। मतलब ये चीज दिमाग लगाने की है बस। हाँ होगा, क्यों होगा? हीमोग्लोबिन कम हुआ तो बॉडी में वीकनेस होगी, क्योंकि बॉडी में एनर्जी कम बनेगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पे एक बीमारी होती है, किस किस को पता है? बीमारी है अनेमिया। अनेमिया क्यों होती है? अनेमिया में वीकनेस हो जाती है, वो क्यों होती है? अगर आपकी बॉडी में बहुत कम हीमोग्लोबिन है तो आपको अनेमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? अनेमिया हो सकता है। और ये मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं,
होमवर्क भी दे रहा हूं 2-3 बीमारियों के बारे में। ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हैं बेटा। क्या है ना, हर समय अगर हम सिर्फ किताबी ज्ञान के पीछे भागते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आजकल चैट जीपीटी का दौर है, एआई का दौर है। नई चीजें अगर तुम रिसर्च करते रहोगे तभी मजा आएगा पढ़ने में, वरना तो पढ़ा के तो मैं निकल जाऊंगा। तो थोड़ा दिमाग तुम लगाओ, खुद ढूंढना, गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी पे सर्च करो, एआई पे सर्च करो कि हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाता है मेरी बॉडी में, है ना, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, पहले तो ये सोचना है ना, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, पहले ये तुम्हें सोचना है। फिर उसके बाद उसके सोल्यूशन ढूंढो, फिर उसके बाद उसके सोल्यूशन भी ढूंढो कि आखिर अगर हमारी बॉडी के अंदर हमें हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो आखिर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, व्हाट आर दी सोल्यूशंस। क्या कोई फ्रूट्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है, ये खुद से सोचना। और नहीं समझ में आए तो चैट जीपीटी, एआई की मदद लो, गूगल की मदद लो, समझे। तो ये अपना होमवर्क है, ये तुम्हें खुद से सोचना है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, कोई नहीं पूछ रहा पेपर में, बट पता होना चाहिए, पता होना चाहिए सब। ठीक है, चलो। अबे मैंने अनीमिया बोला है, अनामिका नहीं बोला यार। अनामिका लिख रहा है यार एक लड़का इतनी देर से। अनामिका तो भैया मेरे स्कूल की दोस्त है, ये लिख रहा है। तू पागल है क्या यार। डंबल कहां है आज मेरा, आज डंबल कहां है मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ना पूरा लंग का स्ट्रक्चर बताया, उसमें मैंने आपको कल एक नीचे ऐसे मसल बताया था, उस मसल को हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, है ना, बताया था ना मैंने एक मसल बताया था ना, डायफ्राम, याद आया। अ स्केलेटल मसल दैट सेपरेट चेस्ट फ्रॉम द एब्डोमेन। एब्डोमेन आपका पेट होता है और चेस्ट यानी आपकी अपर, इन दोनों के बीच में एक इस शेप का, ऐसी शेप का, आप देखोगे हाथ जैसे मेरे, इस शेप की एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। अब डायग्राम से ना आजकल बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम बड़ा ध्यान से समझना। अब ना तुम एक बार फील लेना, अब तुम एक बार फील लेना, ठीक है। नॉर्मली आपका डायफ्राम ऐसे रहता है, कर्व्ड रहता है, ठीक है। अब जरा सांस लो, सांस लो। चलो, और यहाँ पे टच करना, टच करना, खुद के ही टच करना, टच करो, है ना, एक बार यहाँ। अब सांस लो, जोर की सांस लो। पहले डायग्राम ऐसा था, जब तुम सांस लेते हो तो डायफ्राम ना ऐसा स्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेट हो गया। सांस छोड़ो। ये हो क्या रहा है कि जब आप सांस ले रहे हो ना, तो ये डायफ्राम ना स्ट्रेट हो रहा है। क्यों स्ट्रेट हो रहा है, ताकि आपकी जो चेस्ट की कैविटी है ना, ये बड़ी हो जाए और आप ज्यादा एयर को अंदर ले पाओ। और जैसे ही आप एक्सेल करते हो तो ये वापस से कर्व्ड हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, याद रखना, इनहेलेशन के टाइम क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो आपका फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है ना। पहले ये ऐसा था, पहले ऐसा था, बट अब ये ऐसा हो जाता है, थोड़ा फ्लैट हो जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, फ्लैट, और ये ऊपर की तरफ मूव करता है। कहां मूव करता है, मूव्स, मूव्स, या फिर आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि डाउन मूव करता है। देखो ये है, ये ऐसे मूव करता है, कैसे मूव करता है, ये ऐसे मूव करता है, ठीक है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इट मूव्स डाउन, है ना, डाउन। डाउन का मतलब क्या है, डाउन का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट नीचे की तरफ आता है और स्ट्रेट हो जाता है ना, नीचे की तरफ आया, स्ट्रेट हो गया। उससे क्या हुआ, जो आपकी चेस्ट कैविटी की जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ जाती है, वो क्या हो जाती है, वो वॉल्यूम बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब आप देखना होता क्या है, इनहेलेशन के टाइम रिब्स मूव अप, यानी जो रिब्स होती हैं आपकी, एक बार फील करो वापस से, रिब्स जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक है। डायफ्राम जो है आपका वो फ्लैट हो जाएगा। उससे होगा क्या, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाएगी, एयर इज सक्ड इनटू लंग, यानी एयर जो है आपकी लंग के अंदर चली जाएगी क्योंकि चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। बट जैसे ही आप एक्सेल करोगे तो क्या होगा, अब जब आप एक्सेल करोगे तो वापस से, वापस से, यानी वापस से कर्व्ड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, रिब्स मूव डाउन, डायफ्राम रिलैक्सेस, यानी वो डायफ्राम जो फ्लैट हो चुका था वो वापस से रिलैक्स हो जाता है, वापस से क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, एयर इज पुश्ड आउट, एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। क्या बात समझ में आई बेटा हमें, क्या बात समझ में आई। बताओ, समझ में आया। हाँ,
चलो चलो, तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच का एक पूरा डिफरेंस है। होता क्या है, जब आप अंदर सांस लेते हो तो रिब्स बाहर निकलती हैं, आउटवर्ड की तरफ निकलती हैं, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो रिब्स डाउनवर्ड जाती हैं, इनवर्ड की तरफ आती हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैट्स, जब आप सांस लेते हो तो फ्लैट होता है, और जब आप सांस छोड़ते हो तो वापस से रिलैक्स हो जाता है और वापस से कर्व्ड में हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, यहां पे चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। एयर प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस। देखो होता क्या है, जब आप इनहेल करते हो तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो अंदर का प्रेशर कम होता है, इसलिए एयर अंदर आती है। पर जब आप एक्सेल करते हो तो बाहर का प्रेशर क्या होता है, बाहर का प्रेशर कम हो जाता है और अंदर का ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप ये रीड एक बार कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सांस कैसे लेते हो, सांस कैसे छोड़ते हो, क्या प्रोसेस समझ में आ गया। चलो, यहां पर एक क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई में पूछा जाता है बट एनसीईआरटी में तुम्हें मिलेगा नहीं, बताता हूं। व्हाई लंग्स हैव रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, रेजिडुअल एयर बोल सकते हो, रेजिडुअल वॉल्यूम बोल सकते हो, क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है इसका मतलब, सोचो, बताओ। अंग्रेजी तो जानते हो या नहीं जानते अंग्रेजी। रेजिड्यू का क्या मतलब होता है, अंग्रेजी जानते हो या नहीं जानते बेटा। अरे बोल दो भाई, जानते हो या नहीं जानते। नहीं जानते, वाह। कुछ लोगों की जिंदगी में तो पॉजिटिव के नाम पे सिर्फ उनका ब्लड ग्रुप है, बाकी सब तो उनका नेगेटिव ही चल रहा है भाई। आज ब्लैक स्क्रीन बड़ी आ रही है, ब्लैक स्क्रीन जी आ गई फिर से। आज क्लास लंबी करनी है क्या ब्लैक स्क्रीन जी। अरे बता दो यार, बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो, अगर क्लास लंबी ही करनी है तो बता दो हमको, क्लास लंबी कर देंगे हम, है क्लास लंबी करनी है, ठीक है जी कर देंगे। ठीक है, ओके। ओके जी, क्लास लंबी करने को कह रही है बेटा ब्लैक स्क्रीन जी, क्या कहते हो ब्लैक स्क्रीन जी, क्लास लंबी तो करनी, कर देंगे, ओके कर देंगे। चलो, बात होगी अपनी ब्लैक स्क्रीन जी से, उन्होंने बोला है कि आपको क्लास आज लंबी करनी पड़ेगी। चलो यार, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक स्क्रीन आती है तो क्लास लंबी होती है ना बेटा अपनी यार, वो बता दिया उन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, तो रेजिड्यू का मतलब होता है बेटा बची हुई चीज, है ना, बची हुई चीज, जैसे कि छोड़ो। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि जब आप सांस छोड़ देते हो, व्हेन यू एक्सहेल, जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो फिर भी आपके लंग में पूरी एयर नहीं निकलती, थोड़ी एयर आपके लंग्स में फिर भी रहती है, और उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल एयर या फिर रेजिडुअल वॉल्यूम। अब यह पूछा जा रहा है कि जब आप एक्सहेल करते हो तो आपके लंग में वो रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों बच जाती है, वाई, वाई, उसका रीजन क्या है। अब ये पढ़ने से पहले ये रीजन तुम खुद सोच सकते हो, इमेजिन करो ये मेरे लंग्स हैं, ये मेरे लंग्स हैं, ये मेरे लंग्स हैं, मैंने सांस अंदर ली, लंग्स मोटे हो गए, लंग्स मोटे हो गए, ठीक है, लंग्स ये दिख रहे हैं, ये लंग्स मोटे हो गए, मैंने सांस छोड़ी। अब मान लो अगर रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है, सारी एयर लंग से अगर बाहर निकल गई, सारी, ये दो लंग्स हैं, अगर सारी एयर इन लंग्स से बाहर निकल गई तो ये लंग्स पिचक नहीं जाएंगे, कंप्रेस नहीं हो जाएंगे, ये मेरे लंग्स थे, सारी एयर निकल गई, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया, समझे बात को। तो इसलिए जरूरी होती है कि जब एक्सेल भी हो तो थोड़ी एयर तो अंदर होनी चाहिए, वरना आपके लंग पिचक जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, समझे बात को। ठीक है, the lungs always contain some residual air so that there is enough time for oxygen to be absorbed into blood and carbon dioxide to be released from the blood into the alveoli। एक रीजन तो इसका ये है, एक रीजन तो इसका ये है कि भाई टाइम चाहिए ना, टाइम चाहिए, थोड़ी एयर अंदर चाहिए कि भाई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई चल रही है, सप्लाई चल रही है। लेकिन इसका एक और रीजन है, अरे भाई आपका, आपका ये जो लंग है ये कोलैप्स कर जाएगा, है ना, लंग क्या कर जाएगा, अरे बताओ। लंग जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, उससे भी तो बचाएगा यार रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, चलो जी, क्वेश्चन देखते हैं। वन सेल थिक ब्लड वेसल आर नोन एज, अभी मैंने बताया एल्वोलाई पे क्या होता है, वन एल्वोलाई जो है वो वन सेल थिक है, बहुत पतली है, तो इसका आंसर आएगा ए।
person has a normal lung volume but reduced oxygen absorption which is most likely cause। क्या बोल रहा है, एक पर्सन है जिसका नॉर्मल लंग वॉल्यूम है बट उसका ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन जो है वो थोड़ा कम है, तो उसके पीछे का रीजन क्या होगा? सोचो, इन चारों में से क्या रीजन होगा, बताओ। ऑक्सीजन अब्सॉर्ब किस पे डिपेंड करता है बेटा? ऑक्सीजन अब्सॉर्ब डिपेंड करता है या तो हीमोग्लोबिन पे या तो आपकी एल्वोलाई पे, है ना। तो या तो ऑप्शन में कहीं हीमोग्लोबिन होगा या तो एल्वोलाई होगा। अगर आप ऑप्शन भी देखोगे, रिड्यूस्ड एविलोर सरफेस एरिया, यानी एल्वोलाई का जो सरफेस एरिया अगर वो कम हो गया तो हाँ फिर भी हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा, क्या कह रहे हो बताओ। क्या कह रहे हो, आया समझ में? जाने बी बताया सबने, बी 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 बी। आज भी आईपीएल का मैच है क्या यार? पता है इस बार मुंबई इंडियंस अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म कर रही? क्योंकि इस बार मुंबई इंडियन का जो मेन प्लेयर है ना वो अभी फॉर्म में नहीं है। जिस दिन मुंबई इंडियन का मेन प्लेयर फॉर्म में आया ना बेटा, मुंबई इंडियन भी अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है ना। हाँ, समझ रहे हो बात को? मुंबई इंडियन को हल्के में मत लो। हल्के में ले रहे हैं मुंबई इंडियन को ये। अच्छा जी, हल्के में मत लो भाई। ठीक है, ठीक है भैया, मेन प्लेयर यानी एम्पायर। अबे एम्पायर की बात नहीं कर रहा मैं रोहित शर्मा की बात कर रहा हूं यार। चलो अगला, अगला आंसर दो तुम। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीथिंग बिकम्स रैपिड, हाउएवर ऑक्सीजन डिलीवरी स्टिल बिकम्स लिमिटिंग, व्हाई? क्या बोल रहा है, जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो ब्रीथिंग तो फास्ट हो गई लेकिन ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो फिर भी लिमिट होती है, ऐसा क्यों? जल्दी बताओ, क्या लगता है? क्या लग रहा है बेटा? क्या लग रहा है इनमें से? कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? अलग अलग आंसर दे रहे हो सब, भैया पोल दे दो। चलो अगले क्वेश्चन में एक बार पोल ट्राई करते हैं। बताओ, बी लिख रहे हैं। देखो क्या बोला है कि यार मेरी ब्रीथिंग रेट तो बढ़ गई है लेकिन फिर भी मेरी बॉडी में ऑक्सीजन क्यों नहीं जा रहा है। अब इसके ऑप्शंस देखो, इंक्रीजिंग लंग स्टॉप वर्किंग ग्रेडियंट, क्या इसका कोई रिलेशन है? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ब्लड कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन फास्ट इनफ, वन ऑफ द रीजन है कि ब्लड जो है वो इतना जल्दी ऑक्सीजन, वो होता है ना कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जो चेंज है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है ऑक्सीजन जा रही है, वो इतना फास्ट नहीं हो सकता। तो वन ऑफ द रीजन ये भी है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, क्या ऑक्सीजन नहीं होता? ऑक्सीजन तो होता है यार। ऑक्सीजन क्यों नहीं होता? ऑक्सीजन तो बिल्कुल होता है। एल्वोलाई कोलैप्स, क्या एल्वोलाई कोलैप्स कर सकता है? क्या एल्वोलाई उस समय पर कोलैप्स कर सकता है? नहीं, उसकी वर्किंग स्लो हो सकती है बट कोलैप्स नहीं करता, वर्किंग स्लो हो जाती है ना, क्योंकि उतना फास्ट नहीं कर सकता एल्वोलाई। तो इसका वन ऑफ द बेस्ट रीजन रहेगा बी, बी रहेगा। ठीक, चलो। इफ एल्वोलर वॉल बिकम थिकर विच इमीडिएट चेंज अकर, अगर एल्वोलाई की देखो वॉल थिक हो गई ना तो जो गैसेस का चेंज है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? डिक्रीज्ड डिफ्यूजन रेट, क्या आएगा? इसका आंसर भी आएगा बी, यानी डिफ्यूजन यानी जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो स्लो डाउन हो जाएगा, बहुत धीरे हो जाएगा। तो डिक्रीज डिफ्यूजन रेट। ठीक है जी, आगे बढ़ते। ठीक है, which of the following statement are correct in reference to the role of A shown in the diagram during breathing cycle? A क्या है देखो, A ये नीचे वाला पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? अभी मैंने बताया, बता दो फटाफट से, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं, याद आ गया? तो उसका रोल क्या है? इट हेल्प टू डिक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द लंग,
क्या वो रेजिडुअल वॉल्यूम को कम या बढ़ाता है? क्या उसका कोई लेना देना है? डायफ्राम का कोई लेना देना है रेजिडुअल वॉल्यूम से? इट फ्लैटन्स व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं, याद रखना, हाँ, फ्लैट हो जाता है। इट गेट रेज्ड व्हेन वी इनहेल, क्या वो ऐसे वो ऊपर की तरफ जाता है? सोचो। इट हेल्प दी चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, यस, वो चेस्ट कैविटी की भी मदद करता है। बट देखो ये वाला जो ऑप्शन है, क्या ये ऑप्शन सही होगा थर्ड वाला? नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था वो ऐसे नीचे की तरफ जाता है, वो नीचे की तरफ जाता है जब आप इनहेल करते हो, ठीक है? तो ये ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। सही क्या है? 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4। ए। चलो बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फटाफट से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलो। Two individual inhale the same volume of air. Person A healthy lungs, person B reduced alveolar surface. यानी क्या बोल रहा है कि जो दूसरा पर्सन है उसका जो एल्वोलाई का सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है? हु ऑब्जॉर्व्स मोर ऑक्सीजन, कौन ज्यादा ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व करेगा? ऑब्वियसली बात है पर्सन ए करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जितना अच्छा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी गैसेस का इंटरचेंज होगा, ठीक है? वाई कांट पर्सन बी कंपनसेट बाय ब्रीथिंग फास्टर? अगर पर्सन बी जल्दी जल्दी ब्रीथ करेगा तो क्या वो पर्सन ए के बराबर हो जाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि आप कितना ही जल्दी ब्रीथ कर लो, एक्चुअली में एल्वोलाई पे गैसेस का इंटरचेंज हो रहा है। तो अगर आपके एल्वोलाई में प्रॉब्लम हो गई तो गैसेस इंटरचेंज में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है? बिकॉज एल्वोलर सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड, सो इवन इफ मोर एयर एंटर्स, लेस ऑक्सीजन कैन पास इनटू ब्लड, ठीक है? चलो, चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। वैसे इसके आंसर ऑलरेडी दे रखे हैं बट फिर भी मैं आपको दे रहा हूं, देखते चलो। देखते चलो। ये वैसे मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए आपको, तो इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है? सब रीड कर लेना एक बार। ये क्वेश्चन अच्छा भी है। प्रिडिक्ट व्हाट हैपेंस इफ द एल्वोलाई लूज मॉइस्चर, अगर एल्वोलाई मॉइस्चर लूज कर देगा तो क्या होगा, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन तो मैं तुम्हें करा ही देता हूं, आ जाओ। रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन दी थ्रोट, रीजन बताना है। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्यों होती है? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स करने से बचाता है, ठीक है? लंग ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल एयर, मैंने तुम्हें बताया कि क्यों होते हैं, इसके दो रीजन है। एक तो गैसेस एक्सचेंज कंटिन्यू रहे और दूसरा लंग्स को कोलैप्स करने से भी बचाते हैं। द डायफ्राम फ्लैटन्स एंड रिप्स आर लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीथ इन, ऐसा क्यों होता है? टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द लंग, लंग की वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ठीक है? वॉल ऑफ एल्वोलाई कंटेन्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, एल्वोलाई की वॉल पे ब्लड वेसल्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? गैसेस को इंटरचेंज करने के लिए, है ना? गैसेस को इंटरचेंज करने के लिए, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये एक और होमवर्क लो भाई, एक और होमवर्क। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, इस क्वेश्चन को मैं एक बार रीड करके बता ही देता हूं, आ जाओ। ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं। ट्रिपल स्टार का मतलब तुम समझ ही जाते हो। Why is respiratory pigment needed in multicellular organism with large body sizes? क्या बोल रहा है? रिस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? अब सोचना एक बार, इसका मैंने आंसर लिखवाया भी हुआ है, एक बार रीड करो इसको। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद लार्ज बॉडी साइजेस, डिफ्यूजन अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू सप्लाई ऑक्सीजन। यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें डिफ्यूजन की मदद से गैसेस का इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। इसलिए उनके पास ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करते हैं और पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। तो यही आंसर यहां लिखा हुआ है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन,
It help in absorbing oxygen from the lung and transporting it to the all body tissue. It also carries carbon dioxide from tissue back to the lung for exhalation. Very, 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 very important question. Very important question. ठीक है, ठीक है जी, चलो बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब यहां पर ना ह्यूमंस का रेस्पिरेशन का आपका टॉपिक होता है समाप्त, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। बट उसके बाद प्लांट की कहानी शुरू होती है भाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं? मुझे बताओ, यस और नो, क्या प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं? यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या लगता है तुम्हें? फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, करते हैं। देखो अब तुम समझना, दो चीजें होती हैं, एक ब्रीथिंग, एक रेस्पिरेशन, दोनों अलग अलग हैं। क्या प्लांट सबसे पहले ब्रीथिंग करते हैं, यानी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं तुम्हें पता है, स्टोमेटा के थ्रू, पढ़ चुके हो, स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। लेकिन स्टोमेटा के अलावा और भी चीजें हैं जिससे कि प्लांट गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं। गैसेस एक्सचेंज सबसे पहले तो स्टोमेटा के थ्रू होती है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा प्लांट्स जो होते हैं, कुछ कुछ जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, वो लेंटी सेल्स की मदद से भी करते हैं। किसकी मदद से बेटा? लेंटी सेल्स। लेंटी सेल्स क्या होता है, अगर आप देखोगे पेड़, आपने अगर देखे हो तो पेड़ पे ऐसी लाइनें होती हैं, ये देखे आपने कभी? ये देखे ऐसे पेड़ में लाइनें? ये लेंटी सेल्स होते हैं। ये लेंटी सेल्स स्टेम में होते हैं, जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। तो लीफ में तो होता ही है, बट कुछ कुछ प्लांट्स में लेंटी सेल में भी होता है। उसके अलावा बहुत सारे, ऑलमोस्ट एवरी प्लांट के रूट से भी गैसेस एक्सचेंज होती है, रूट से भी गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि प्लांट तीन तरीकों से गैसेस एक्सचेंज करता है। स्टोमेटा, जो कि आपको पता है, दूसरा लेंटिसेल जो कि स्टेम में होता है, और तीसरा रूट, रूट पे भी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। तो तीन तरीकों से प्लांट गैसेस एक्सचेंज करते हैं, इतना तो भैया समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए, तो प्लांट भी रेस्पिरेशन करता होगा। हाँ या ना? रेस्पिरेशन क्या था? ऑक्सीजन की मदद से, अरे बोलो, एनर्जी प्रोड्यूस करना, तो प्लांट तो वो भी करते हैं। अब एक बड़ी समझने वाली बात है, थोड़ी सोचने वाली बात है, जो कि मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत दिमाग लगाने वाली चीज है। तुमने सुना होगा कि बोलते हैं ना कि यार जो प्लांट्स होते हैं दिन में तो ऑक्सीजन देते हैं, बट रात को ना वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो उनके आसपास में सोना नहीं चाहिए। अरे सुना है नहीं सुना है कि रात को प्लांट के आसपास नहीं सोना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, आदमी मर जाता है। सुना है नहीं सुना है? पुराने जमाने में बोलते थे कि प्लांट के पास इसलिए नहीं सोते क्योंकि उसमें भूत होता है, पर पुराने जमाने में पता नहीं था लोगों को नहीं, उनको पता ही नहीं था कि प्लांट करता क्या है। तो देखो बेटा, प्लांट दो चीजें करता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन बनता था, और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। समझना, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है। तो दिन में मैं, मान लो मैं प्लांट हूं, मुझे सनलाइट मिल रही है, मुझे, तो मैं क्या करूंगा? मैं फोटोसिंथेसिस करूंगा और मैं ऑक्सीजन बनाऊंगा, बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा? ठीक है, बट मैं रेस्पिरेशन भी करता ही रहूंगा, मेरी बॉडी को रेस्पिरेशन की तो जरूरत है ना भाई। तो दिन के समय पे मैं फोटोसिंथेसिस भी करूंगा, मैं रेस्पिरेशन भी करूंगा, मैं दोनों काम करूंगा बेटा। ठीक है, मैं क्या करूंगा? मैं दोनों काम करूंगा। लेकिन जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर लूंगा। ठीक है, CO2 इज टेकन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए दिन के समय पे मैं सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज करूंगा, मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करूंगा। ठीक है, यानी दिन के समय पे मैं बस ऑक्सीजन रिलीज करूंगा, मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करूंगा। सारी कार्बन डाइऑक्साइड मैं अब्सॉर्ब कर लूंगा। ठीक है, बट जैसे ही रात हुई, अंधेरा हुआ, सनलाइट गई, और जैसे ही सनलाइट गई, क्या मैं फोटोसिंथेसिस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। बट क्या मैं रेस्पिरेशन करता रहूंगा? हाँ, रेस्पिरेशन करना तो इंपॉर्टेंट है, बिना रेस्पिरेशन के तो कोई प्लांट जिंदा ही नहीं रह पाएगा, एनर्जी ही नहीं मिलेगी उसको, राइट? तो रात को क्या होता है? सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, और जब सिर्फ रेस्पिरेशन होता है तो CO2 रिलीज होती है। क्या होती है? CO2। और जो ऑक्सीजन है आसपास की, वो ऑक्सीजन प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट्स कंज्यूम करते हैं।
इसलिए बोला जाता है कि प्लांट्स के पास दिन में तो सो जाओ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो ऑक्सीजन दे रहा है, बट रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है भाई, इसलिए रात को प्लांट्स के पास नहीं सोना होता। अब समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये जो दुनिया बोलती रहती है उसके पीछे की साइंस क्या है। दिन में प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, रात में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, क्यों? बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। समझ आया तो चैट में तुम्हें पता है तुम्हें क्या लिखना है, समझ आया क्या? बोल दो, बोल दो। ठीक है, ठीक है, बताओ जल्दी। डन, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज वाटर लॉगिंग हार्मफुल फॉर प्लांट? वाटर लॉगिंग क्या होता है कि पानी अगर रुक जाए, पानी अगर भर जाए, कहीं पर अगर पानी भर जाए तो वो प्लांट्स के लिए डेंजरस क्यों होता है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। पता है क्यों? अगर एक प्लांट है, उसके रूट्स में अगर पानी भर गया, मैंने तुम्हें बताया प्लांट रूट से गैसेस को एक्सचेंज करता है। अब इमेजिन करो अगर उस रूट पे पानी भर गया तो क्या गैसेस एक्सचेंज हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। और अगर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाई तो प्लांट कैसे जिंदा रहेगा? अरे हाँ या ना बोल। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग इज हार्मफुल फॉर प्लांट बिकॉज वाटर फिल्स इन द एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल। ड्यू टू दिस रूट डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन नहीं कर पाता और प्लांट मर जाता है, ऑब्वियस सी बात। ठीक है जी, समझ आया जी? आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई प्लांट की बात, अब फटाफट से बात करते हैं फिश की। किसकी बात करते हैं बेटा? फिश की। आ जाओ भाई, फिश की बात करते हैं। फिश की बात कर लें भाई, चलें? चलें? आज सीएसके का मैच है, क्या बात कर रहे हो? आज सीएसके का मैच है यार। चाहे तुम कितना ही ट्रोल कर लो, बट एक चीज तो सच है कि बिना थाला के सीएसके अधूरी तो है। बिना थाला के सीएसके के मैच देखने में वो मजा नहीं आता जो कि पहले आया करता था, है ना? चाहे भाई वो एक इंसान सिर्फ 10 बॉल खेले, 5 बॉल खेले, बट जो मजा आता था वो मजा अब नहीं रहा यार। ये सच्चाई बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, है ना? देखो तुम मानो है ना। ठीक है, चल आजा भाई। हाउ डू फिशेस ब्रीथ अंडर वाटर? फिशेस कैसे अंडर वाटर ब्रीथ करती हैं? अब भाई मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई कि हाँ बाहर निकालोगे मर जाएगी। बट एक बात बताओ मुझे, फिशेस को भी ऑक्सीजन चाहिए, अरे रेस्पिरेशन तो करना है ना। तो वो ऑक्सीजन मिलता कहां से? वो ऑक्सीजन मिलता है पानी से। बट पानी में ऑक्सीजन है, बिल्कुल है। बट फिशेस वो पानी से ऑक्सीजन निकाल कैसे पाती हैं? क्योंकि फिशेस के पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। जैसे हमारे पास लंग्स है ना, वैसे फिशेस के पास होता है गिल। गिल, अरे ओए शुभमन गिल की बात नहीं कर रहा गिल की बात कर रहा हूं, शुभमन गिल नहीं 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 नहीं, गिल पगलू नहीं, नहीं 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 वो नहीं। ठीक है, मैं गिल की बात कर रहा हूं। तो याद रखना, फिशेस क्या होता है, दे यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन दी वाटर फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, दिस वाटर इज फोर्स टू पुश ओवर द गिल्स। गिल क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जो कि फिशेस के पास होता है। वो ऑर्गन का काम क्या होता है कि जो पानी आया उस पानी से ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल लेता है, और उस ऑक्सीजन की मदद से फिशेस क्या करती हैं? रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, है ना? थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है बट मैं आपको समझा देता हूं। देखो होता क्या है, ये फिश है, ये फिश है, ये फिश अपने माउथ से पानी अंदर लेगी, पानी अंदर गया। ठीक है, पानी अंदर गया। अब पानी अंदर गया तो अंदर गिल है, गिल है, गिल है, गिल है। गिल ने बुलाया पानी पानी पानी, आजा आजा आजा, पानी अंदर आया। जितना भी ऑक्सीजन था खींच लिया भाई, जितना ऑक्सीजन था खींच लिया पानी से। ठीक है, अब उस पानी को बाहर निकालना है तो यहां पर एक साइड ओपनिंग होती है, इस साइड में एक ओपनिंग होती है, ये वाली जो साइड होती है इसमें एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ओपरकेलम। क्या बोलते हैं बेटा? ओपरकेलम। इस ओपरकेलम से जो पानी उसने अंदर लिया था वो पानी को वो बाहर निकाल देती है। ऑक्सीजन तो खींच लिया है, समझे बात को? तो काम किसने करा? माउथ ने, ऑपर कैलम ने और गिल ने। किसने काम करा? गिल ने, ऑपर कैलम ने और माउथ ने। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देख लेते हैं। At the gill, dissolved oxygen present in the water is taken up by the blood. Carbon dioxide produced in the body is removed through the same exchange process.
द गिल स्लिट और ओपरकेलम, ओपरकेलम क्या होता है, एक तरीके से एक स्लिट होती है, एक दरवाजा होता है, ठीक है, बिहाइंड द आई ओपन्स एंड क्लोज इन द कोऑर्डिनेशन विद माउथ टू हेल्प वाटर पास ओवर द गिल्स। पानी आया, गिल में गया, पानी बाहर निकला, ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब अगर तुमने देखा हो कि जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रीथ करते हैं, वो बहुत फटाफट पानी लेते रहते हैं, पानी लेते रहते हैं, ऐसा क्यों? हम तो आराम से ब्रीथिंग करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत कम है, इसलिए ना उनको बार 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 पानी को अंदर लेना पड़ता है। जबकि हम, जो कि एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, हमारे लिए ऑक्सीजन एयर में है, तो हम डायरेक्टली ऑक्सीजन ले पाते हैं, और उन्हें तो पानी में से ऑक्सीजन निकालना है, इसलिए उनकी ब्रीथिंग रेट बहुत ज्यादा होती है अगर हम खुद से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क करना। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज फेयरली लो कंपेयर टू द ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल यानी हम, इक्वेटिक यानी वो, उनका ब्रीथिंग रेट बहुत ज्यादा तेज होता है हमारे कंपैरिजन में। क्या है बात सुन में? ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। चलो कुछ लास्ट के 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर छुट्टी कर देंगे, फिर छुट्टी बेटा, छुट्टी। पोल दे दो, इसका पोल दे दे क्या, बताओ, पोल दे दे क्या कहते हो? कल की क्लास में देंगे पोल, आज नहीं देंगे आपको पोल। पोल में तुम आंसर तो गलत ही करते हो जान पूछ के, वो भी क्या फायदा होता है पोल का, बताओ क्या फायदा होता है? क्या आंसर आ रहा है? बी, बी, बहुत बढ़िया। फास्टर बिकॉज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन दी वाटर इज फेयरली लो। ऑक्सीजन डिजॉल्व कम है तो उनका ब्रीथिंग रेट क्या है, फास्टर होता है एज कंपेयर टू अस। ठीक है जी। What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regards to obtaining oxygen for respiration? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी हम, हमारे पास क्या एडवांटेज है? हमें ना पानी से ऑक्सीजन को नहीं लेना, हमें एयर से ऑक्सीजन लेना है, एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज मच मोर एज कंपेयर टू वाटर। सिंपल। ठीक है, ऑक्सीजन इज मोर अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है बेटा ज्यादा, ज्यादा, ठीक है, अबंडेंट इन एयर देन इन वाटर। इसका बस ये सिंपल सा रीजन है, इसका सिंपल सा रीजन है, समझ में आ गया? इसलिए हमारा ब्रीथिंग रेट लो भी होता है ना। रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, भाई सेम क्वेश्चन आ गया, लो भाई कितनी बार ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग क्यों ज्यादा होती है एक्वेटिक के अंदर। चलो भाई आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी। अच्छा पूरी की पूरी एक केस हमें दे रखा है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, सीबीक्यू बोलते हैं हम इनको, केस बेस्ड क्वेश्चन। एक पूरा का पूरा केस दे रखा है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द स्ट्रक्चर थ्रू विच गैस एक्सचेंज टेक प्लेस। प्लांट में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे गैस एक्सचेंज होता है? टोमेटा, लेंटिसेल्स और रूट्स। तीनों में से कुछ भी लिख के आ सकते हो, तो तीनों लिख के आ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ह्यूमन बींग, लंग्स, और लंग्स में भी एल्वोलाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेम द स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के साइज को डायफ्राम, याद आ गया? वो ऐसा डिंग 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 डिंग। ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच गैस एक्सचेंज अकर इन प्लांट। गैस एक्सचेंज प्लांट में किस प्रोसेस से होता है, बताओ? गैस एक्सचेंज प्लांट में किस प्रोसेस से होता है? व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच गैस एक्सचेंज अकर इन प्लांट, बताओ किस प्रोसेस से होता है, कोई बताएगा? अरे बोल दो भाई, अरे स्टोमेटा की जगह एक, एक बच्चा स्टोमेटा की जगह टोमेटा लिख रहा है, टोमेटो लिख, अबे बे। मैं जा रहा हूं भाई, मैं जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, बाय बाय, बाय दोस्तों।
सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। What is the process by which gas exchange take place in plant? देखो प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ये सबने गलत दिया है, ठीक है। प्लांट्स में हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं बेटा। डिफ्यूजन की मदद से गैसेस एक्सचेंज होता है। Why is diffusion alone not sufficient to carry oxygen throughout human body? ह्यूमन बॉडी में डिफ्यूजन अलोन सफिशिएंट क्यों नहीं है? बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए जो कि ब्लड के थ्रू जा सकता है। बस सिंपली। हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इन द ह्यूमन? बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड में है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के पास है हीमोग्लोबिन, जिसकी मदद से मेरे हर एक सेल के पास ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, बाय बाय कर दिया। ले शर्म भी नहीं आई, रोक ले भैया को, शर्म भी नहीं आई यार, कैसे लोग हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये रही आपकी आज की क्लास। कितने परसेंट लोगों को समझ आया और कितने परसेंट बच्चे आज स्टोरी टाइम चाह रहे हैं? जरा ये बताओ, स्टोरी टाइम चाह रहे हो क्या आज? क्या कह रहे हो भैया, स्टोरी टाइम कर लेंगे आज? बताओ। आज भैया नेक्स्ट टॉपर वाली टी शर्ट नहीं पहनी यार, आज मैं कहीं बाहर था तो मैं जल्दबाजी में आया हूं, तो मैंने ना आज मतलब मुझे, मैं फटाफट से आया और यहाँ टी शर्ट थी भी नहीं, इस वजह से शर्ट नहीं बदल पाया। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, समझ आया? रिवाइज विवाइज करते हो नहीं करते हो? करते हो ना बेटा, करा करो यार। स्टोरी टाइम सुनना है? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम सुनना है? कौन सी स्टोरी सुनोगे? बताओ बताओ। पता है अभी मैं कुछ टाइम पहले ना एक सीरीज देख रहा था, और एक बहुत प्यारी कहानी है। उस कहानी का नाम है चाह तेरी रजा मेरी। सुनाता हूँ, बहुत प्यारी स्टोरी है। और उस स्टोरी का जो मोटिव है ना वो बहुत प्यारा है, और शायद इसको सुन के ना तुम्हारी लाइफ में कुछ एक बदलाव आएगा। सुनना, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि हमेशा अपनी लाइफ में परेशान रहता था। उसको लाइफ में ना सक्सेस नहीं मिल रही थी, बहुत मेहनत कर रहा था, हर जगह कह रहा था मैं इतना मेहनती हूं, मेरे को आखिर सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, मैं इतने सालों से हार्ड वर्क लगा रहा हूं, मुझे जीवन में अचीवमेंट्स क्यों नहीं मिल रही है। उसके सारे दोस्त उससे बहुत आगे निकल गए थे, बट ना भगवान का बहुत बड़ा भक्त था वो। तो एक बार वो भगवान के पास बैठा और बहुत देर तक तपस्या करता रहा। तो उसके बाद अचानक से भगवान जो है वो प्रकट हो गए, और भगवान ने उससे बोला चाह तेरी रजा मेरी, यानी तू डिमांड कर, जो तुझे चाहिए, एक विश मांग, मैं तेरी उस विश को पूरा करूंगा। खुश हो गया, और देखते ही भगवान को बोलता है, भगवान मुझे हजारों करोड़ का मालिक बना दो। भगवान ने बोला मुस्कुराते हुए, चाह तेरी रजा मेरी, जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। बट वो कहता है एक मिनट भगवान, बट अगर आपने मुझे 1000 करोड़ का मालिक बना दिया, और अगर आपने मुझसे मेरी हेल्थ छीन ली, अगर मैं मर गया तो क्या होगा? तो वो बोलता है, भगवान आप मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं सोच के आपको बताऊं। भगवान ने कहा ठीक है, जा सोच क्या। वो गया अपने दोस्तों के पास और अपने दोस्तों से बात बात करने लग गया कि यार मुझे एक विश बताओ जो कि मुझे मांगनी चाहिए। तो सबने अलग अलग ओपिनियन दिए, दुनिया ने अपने अपने ओपिनियन दिए। तो फाइनली वो सोचता है कि मैं भगवान से मांगूंगा कि मैं अमर हो जाऊं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि वो गया वापस से, उससे पूछा कि अब बताओ कि तेरे को अब क्या चाहिए। तो उसने बोला ऐसा करो कि मुझे अमर कर दो। भगवान ने बोला ठीक है, चाह तेरी रजा मेरी, तेरे को अमर कर देता हूं। बट वो कहता है एक मिनट, अगर मुझे कोई बीमारी हो गई, मेरे हाथ पैर कट गए, और अगर मैं फिर भी अमर रहा, तो उस अमर का फायदा क्या होगा? तो कहता है भगवान थोड़ा समय और दे दो, फिर आऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है। फिर गया दोस्तों के पास, फिर पूछने लगा यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसका एक दोस्त बोलता है यार जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है, तू भगवान से खुशी मांग ले। गया भगवान के पास, भगवान से बोला भगवान मुझे खुश बना दो, मैं जीवन में हमेशा खुश रहूं। भगवान ने बोला चाह तेरी रजा मेरी। पर वो कहता है पर भगवान एक मिनट, अगर मेरे लव्ड वंस मेरे साथ नहीं रहे, अगर मेरे
मम्मी पापा मर गए तो मैं खुश रह के भी क्या ही कर लूंगा जीवन में। तो ये साइकिल चलती रही सालों तक। वो हर महीने भगवान के पास आता, सोचता कि भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो, फिर सोचता कि नहीं नहीं ये चीज सही नहीं है। फिर कई सालों बाद एक बार वो आता है परेशान होकर और बोलता है भगवान जो आपको मेरे लिए सही लग रहा है ना, आप मुझे वो दे दो, मुझे वो बना दो जो आपको सही लगता है। भगवान मुस्कुराते हैं, बोलते हैं चाह तेरी रजा मेरी। और उस लड़की की जिंदगी वैसी ही चलती रहती है जैसे कि उसकी लाइफ पहले चल रही थी भगवान से मिलने से पहले। क्योंकि ये लाइफ उन्हीं ने तो बनाई है, ये लाइफ तो उन्होंने सोच समझ के बनाई है, ये किस्मत तो उन्हीं ने लिखी है ना। और इस स्टोरी का मोटिव पता है क्या है? हम ना पूछते रहते हैं, परेशान रहते हैं और लोगों से सवाल करते रहते हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं अपनी लाइफ के अंदर, क्या मैं वो चीज अचीव कर पाऊंगा, क्या वो चीज मेरे लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी। और अगर हम यही करते रहेंगे ना तो हम कभी वो नहीं कर पाएंगे जो कि हमें करना है। इसलिए एक गोल पकड़ो, एक मिशन पकड़ो और उसके प्रति मेहनत से काम करो। अगर तुमने बोल दिया ना कि हाँ चाहे कुछ हो जाए मुझे ये चीज चाहिए, तो भगवान बोलेगा कि ठीक है तुझे एक ही चीज चाहिए और ये चीज तुझे मिलेगी। इसलिए कंफ्यूज मत रहो। ये जो तुम बोलते रहते हो ना कि क्या मैं लाइफ में कर पाऊंगा भैया, क्या मैं ये चीज अचीव कर पाऊंगी, मुझे ना ये करना है, क्या मुझसे आईआईटी होगा, क्या मैं कभी डॉक्टर बन पाऊंगा, डॉक्टर बन पाऊंगी। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो यार, लोगों से क्या पूछ रहे हो यार। अगर तुम्हें लग रहा है ना खुद के अंदर, वो काम करो, वो काम करो, हो जाएगा सब बढ़िया। ठीक है, इतना लोगों से पूछने से कुछ नहीं। ठीक है, आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। लाइफ में कोई ना कोई छोटी सी छोटी वैल्यू ऐड हुई होगी। ऑन दिस नोट आज की इस प्यारी सी क्लास को करते हैं खत्म। मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। सी यू ऑल, लव यू, बहुत सारा प्यार सभी को। टेक केयर, बाय 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 बाय। सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, बाय।